हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हो? तो बोर्ड की प्रिपरेशन कैसे चल रही? अब चूंकि फिजिक्स का पेपर आ रहा है 21 फेब को, तो हमें पढ़ना कैसे, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए लास्ट टाइम पे कि क्या पढ़ के जाना है। अब तो पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, लेकिन हमें मेन मेन टॉपिक क्या रिवाइज करना है जिनको नहीं छोड़ के जाना है। तो मैं चैप्टर वाइज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको छोड़ना ही नहीं, करके ही जाना है। तो चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 में अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से देखिए, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो गॉस थ्योरम बनता है। ठीक है, गॉस थ्योरम लगातार पूछा जाता है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, फाइव आपको निकालना था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट वाला। ठीक है, उसका एक एप्लीकेशन, थ्योरम प्लस एप्लीकेशन। दूसरा इसमें से हो जाता है कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ में और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा होता है, इसलिए हमेशा वेक्टर फॉर्म पूछी जाती है। जब भी डेरिवेशन आपसे पूछेगा वेक्टर फॉर्म की पूछेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो इसी चैप्टर में आपका इलेक्ट्रिक डायपोल आता है, और पिछले 2-3 सालों से नजर उस पर पड़ी है नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं कि उसको हमने छोड़ दिया, आप कभी पूछेंगे नहीं। तो इस बार आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है। करना क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल से आपका ड्यू टू फील्ड कैलकुलेट ही करनी है, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो फील्ड ड्यू टू डायपोल, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फील्ड से बनता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनता है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कवर होगा, प्रॉपर्टीज होगा, जैसे कि कोई दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती हैं, और फील्ड लाइंस क्या होती हैं, फील्ड लाइंस के ही बेस पे चार्ज का, जैसे पॉजिटिव चार्ज का ओरिएंटेशन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का कैसे ओरिएंटेशन होता है, इन सारी चीजों का। तो पहले चैप्टर से कुछ ये टॉपिक बनते हैं। सेकेंड चैप्टर से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से अगर हम बात करें तो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट। अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो हम इस बार पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप नोट लुक करते जाइएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज मैं बताते जा रहा हूं, टॉपिक वाइज। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंड ऑफ कोर्स कैपेसिटेंस को तो भूल ही नहीं सकते हैं। तो कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस आपका कंप्लीट टॉपिक बनता है बेटा। कैपेसिटेंस में क्या है? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ध्यान रहे लास्ट टाइम इसका डेरिवेशन पूछा गया था, इस बार चांसेस हैं कि आपसे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाए। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कैपेसिटर नेटवर्क भी आ सकता है इसमें। ठीक है, कैपेसिटर नेटवर्क सॉल्व करने के लिए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं जो आपके सेकेंड चैप्टर से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर की, तो थर्ड चैप्टर आपका होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो अभी तक 2 साल से इसको नहीं टच किया गया है, बट स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको तो आप 100% मार्क करके रख लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से का यूज करके आपसे ओम्स लॉ भी वेरीफाई कराया जा सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ।
ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ, मोबिलिटी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे भी क्वेश्चन बनते हैं, और आपका रेजिस्टेंस नेटवर्क, रजिस्टर नेटवर्क, यानी जैसे कि कैपेसिटर नेटवर्क था वैसे ही रजिस्टर नेटवर्क जैसे आते हैं सॉल्व करने को वैसे क्वेश्चंस, और किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। इसका जो है एप्लीकेशन भी है, कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये आपकी इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ ये टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 के, तो चैप्टर नंबर 4 आपका है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में क्या क्या बनता है, सबसे पहला बायोट-सेवर्ट लॉ, खास करके इसके एप्लीकेशन जैसे कि आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर के मैग्नेटिक फील्ड निकालना, सर्किल की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से, ये सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, और कवर इस बार मान के चलिए आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं, फिर ठीक है। एम्पियर सर्किटरी लॉ, ठीक है, एम्पियर सर्किटरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। अब बात करेंगे मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें क्या है, जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप होता है तो कैसे मूव करता है, उस पर फोर्सेस क्या लगता है, कि वो सर्कुलर पाथ में जब ट्रेवल करता है उसका रेडियस क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपको सारी वीडियोस आपके इसी चैनल पे सारी मिल जाएंगे लिंक पे, ठीक है। तो मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिज्म, अब जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। टॉर्क ऑन कंडक्टर, टॉर्क ऑन कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, याद होगा। और इसी में जो बहुत कंप्लीट क्वेश्चन बन रहा है, आई थिंक आपको इस बार पूछा जा रहा है, गैल्वेनोमीटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर आपका कंप्लीट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि उसमें गैल्वेनोमीटर कैसे, किस वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, डायग्राम आपको बनाना है, करंट सेंसिटिविटी बतानी है, वोल्टेज सेंसिटिविटी बतानी है, और तो और आपका कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर भी, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आप सबसे इंपॉर्टेंट मान के चलिए। तो बायोट-सेवर्ट लॉ एंड गैल्वेनोमीटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है इस चैप्टर से। और अब अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे। अगला चैप्टर आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। इस पे आपका जनरली मैग्नेटिक मटेरियल्स पे ही क्वेश्चन बनता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, कौन कौन से मटेरियल्स हैं, जैसे 3 होते हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। आपको कुछ प्रॉपर्टी दे देगा, बोलेगा कि ये पहचानिए, ये मान लीजिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी है, इतनी है, बताइए मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, उसकी प्रॉपर्टीज बतानी है।
तो बेसिकली आपको इस चैप्टर से और कुछ नहीं, मैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है, उनकी सारी चीजें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है और उसकी क्यूरी लॉ भी आपको स्टडी करना है। स्टेटमेंट ही जनरली पूछेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है प्रॉपर्टीज में। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपको मैग्नेटिक मटेरियल्स की स्टडी करनी है इस चैप्टर से। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सबसे पहले आपका फैराडेज लॉ होता है, खास करके मोशनल ईएमएफ के आप टॉपिक तो बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, मोशनल ईएमएफ के, और इसी में लेंस लॉ और इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो खास करके ध्यान देना है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम आपको बतानी पड़ेगी लेंस लॉ में, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही वर्क करता है लेंस लॉ। तो ये कुछ स्टार्टिंग के मोशन ईएमएफ हो गए, ठीक है, लीनियर मोशन हो गया या फिर एंगुलर मोशन हो गया, और फैराडेज लॉ, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। फिर इसी में आपको, हालांकि एसी जनरेटर जो था वो अगले चैप्टर एसी में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन कंसेप्ट तो यही है, ठीक है। तो अब इसमें जो आपको करना है, जो इंडक्टेंस में आपका सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा। अब ध्यान रहे कि इंडक्शन और इंडक्टेंस में अंतर होता है, तो जब भी पूछेगा, क्योंकि ट्विस्ट होता है, तो अक्सर म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन जरूर पूछी जाती है। और आपसे लास्ट टाइम म्यूचुअल इंडक्टेंस पे डेरिवेशन पूछा जा चुका है, तो इस बार उम्मीद है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस आपसे कैलकुलेट कराया जाएगा। तो इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, L = मुन्ना वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपके मान के चलिए ये डेफिनेटली आने वाला है। और उसके बाद इसी में मैं तो ट्रांसफार्मर, लास्ट टाइम इसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया गया था, बट इस बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर में स्टेप अप स्टेप डाउन कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान रखिएगा। डायग्राम बनाते वक्त स्टेप अप में आपको सेकेंडरी कॉइल ज्यादा रखनी है एज कंपेयर टू प्राइमरी, स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल कम रखनी है एज कंपेयर टू प्राइमरी। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल, क्या चीज चेंज नहीं होता। अब कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया था, ट्रांसफार्मर में क्या चीज चेंज नहीं होता है इनपुट और आउटपुट में, तो वो होता है आपका पावर, क्योंकि इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। वो है आपका एसी, अल्टरनेटिंग करंट। तो इसमें आपको और कुछ ध्यान देना है, आरएमएस वैल्यूज। इसका डेफिनेशन भी याद रखिएगा, वैल्यू भी याद निकालना सीख लीजिएगा। एलसीआर सर्किट, इसका इंपेडेंस खास करके डेरिवेशन पे आता है, ठीक है। एलसीआर सर्किट का डिफरेंट इंपेडेंस, रेजोनेंस कंडीशन, और इसमें इंडिविजुअल सर्किट पूछे हैं, तो प्रॉपर्टीज आप कुछ एल एंड सी एंड आर सर्किट होनी चाहिए, आपको पता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एल एंड सी, खास करके जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें, जब इंडक्टर में हम करंट अप्लाई करते हैं अल्टरनेटिंग, तो क्या होता है कि करंट पीछे रह जाती है, वोल्टेज लीड कर जाता है बाय एन एंगल π/2। और इसी तरीके से कैपेसिटर में जब अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट लीड कर जाती है। तो प्रॉपर्टीज आप कभी कभी आपको नहीं देगा, सीधे बोल देगा सर्किट में एक ऐसी सर्किट है जिसमें करंट आगे चल रही है, पहचानिए सर्किट कैसी है। तो आपको जब प्रॉपर्टीज पता रहेगी तो आप पहचान लेंगे।
और इसका और बहुत ही कभी कभी तो 4 नंबर में 5 नंबर में डायरेक्टली पूछ जाता है एसी जनरेटर। ठीक है, तो एसी जनरेटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसी जनरेटर में जनरली आपका कोई न्यूमेरिकल भी बनता है, अगर न्यूमेरिकल बनेगा वो भी अच्छे नंबर्स में पूछा जाएगा, और अगर आपसे पूरा डायग्राम पूछा गया तो आपको पूरी फुल साइकिल देनी है। और एसी जनरेटर भी हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं, वीडियो पड़ी हुई है, आप एक बार देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो एसी जनरेटर का पूरा आपको डेरिवेशन करना है, फिर आपको उसका वेवफॉर्म बना के देना है, फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है इन 4 टॉपिक के साथ में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ईएम वेव। ईएम वेव है। अब ईएम वेव में जनरली एक 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 पेज में चैप्टर तैयार किया जा सकता है। आप ईएम स्पेक्ट्रम क्या क्या, सोर्स, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ एंड एप्लीकेशन। ठीक है, और कंसेप्ट आप डिस्प्लेसमेंट करेंगे। ये चीजें स्पेक्ट्रम जब भी पढ़िए, सोर्स पता कर लीजिए कि कोई भी ईएम वेव कैसे जनरेट की जाती है, उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, वेवलेंथ रेंज क्या है, और उसका एप्लीकेशन क्या है। बस इस चैप्टर से और ज्यादा कुछ नहीं, आपकी 5 या 6 आपको जो भी वेव पढ़नी है, बस उसका इतना चीज का ध्यान रखें कि हमें सोर्स पता होना चाहिए, कैसे जनरेट कराते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज पता होनी चाहिए, वेवलेंथ पता होनी चाहिए, और एप्लीकेशन किस लिए वो यूज किए जाते हैं, उनका पर्पज क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, सेकेंड बुक से स्टार्टिंग होती है, रे ऑप्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैक्सिमम नंबर ये कवर करता है। सबसे पहला हमने टॉपिक जो है अपने क्लासेस में रे ऑप्टिक्स ही कवर किया है। सारी की सारी टॉपिक की वीडियोस आपको मिल जाने वाली है यहाँ पे। आपको सबसे पहला आपका मिरर इक्वेशन, खास करके कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके मिरर इक्वेशन डिराइव करना। सेकेंड इंपॉर्टेंट आता है आपका TIR। फिर इंपॉर्टेंट आता है स्नेल्स लॉ। इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है वो मैंने बताई भी है, अभी हाल ही में बताया है, टाइम बॉटम प्रॉब्लम वाला। फिर आता है रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। फिर आपका आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। अब लेंस मेकर फॉर्मूला और मिरर इक्वेशन हमेशा क्या होता है, हम जैसे कॉनकेव का मिरर में तैयार कर लेते हैं और कॉन्वेक्स का लेंस मेकर में तैयार कर लेते हैं। तो आप बेटा दोनों तैयार करेंगे, फिलहाल इसमें कॉन्वेक्स मिरर और इसमें कॉनकेव लेंस का। ठीक है, फिर इसमें आता है प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म एक कंप्लीट टॉपिक है, वो भी पूरा पूछा जा सकता है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन प्रिज्म फार्मूला आपसे डेराइव कर सकते हैं, प्लस इसमें आपको प्रिज्म पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत बनते हैं, और इसमें TIR का भी यूज होता है। ये ध्यान रखेंगे, राइट एंगल प्रिज्म पूछा जाता है, तो आप इसमें ये भी ध्यान रखेंगे कि राइट एंगल प्रिज्म प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करके जाएं। और इसी में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप,
कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस बार मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन पूछा जा सकता है। अगर न्यूमेरिकल बनते हैं तो आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से बन जाते हैं। और हाँ, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप में एडवांटेज और डिसएडवांटेज वो मत भूलना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये रे ऑप्टिक्स में कुछ इतनी चीजें कवर होती हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले हमने रे ऑप्टिक्स ही कवर किया था। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, वेव ऑप्टिक्स पे। अब इसमें हम कैसे छोड़ दें द वन एंड ओनली हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल में सबसे पहले आपको डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट पता होनी चाहिए, रे पता होनी चाहिए। हाइजेंस प्रिंसिपल के 2 पॉइंट होते हैं, उसके बाद इसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, दोनों मैंने करा रखे हुए हैं, दोनों आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, सारी की सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये मान के चलिए हर बार पूछना ही है, इस बार भी पूछा जाएगा। 3 से 3.5 नंबर का मिनिमम प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते इस चैप्टर से। फिर क्या आता है इसमें, जो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पे ही 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, और जनरली वेव फ्रंट का थ्रू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट थ्रू मिरर एंड लेंसेज। ठीक है, ये हो जाता है। फिर इसमें इंटरफेरेंस आता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें आपको फ्रिंज विड्थ और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जो आपके फ्रिंज विड्थ पूछे जाते हैं, और क्या अगर इसको जब लिक्विड में सबमर्ज करते हैं तो इस पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें। और डिफ्रैक्शन में विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ध्यान रहे कि इन दोनों ही टॉपिक में, चाहे वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या डिफ्रैक्शन हो, इसमें आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ही पूछा जाएगा। यानी कि आपसे सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, या फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट कराया जा सकता है, या सोर्सेज के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कराई जा सकती है, या विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैलकुलेट कराया जा सकता है। आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये वेव ऑप्टिक्स में आपको इतनी चीजें पढ़नी है। रे ऑप्टिक्स में भी कुछ एक पॉइंट छूटा था लेंस से रिलेटेड। अभी मैंने लेंस लिखा तो फिर याद आया। रे ऑप्टिक्स में लेंस का कटिंग ऑफ लेंस वो मत भूलना। कटिंग ऑफ लेंस और लेंस इन अ मीडियम। ठीक है, ये चीज, 2 चीजें आपको इसमें भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 2 नंबर के भी बन सकते हैं, तो इसको भी आपको कवर करना है। तो ये ऑप्टिक्स वाला सेक्शन तो हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन अगले चैप्टर से है। इसमें आपको सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
जिसमें आपको आइंस्टीन इक्वेशन, ठीक है, इसी में आपका वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और फिर जो है फोटॉन, डी ब्रॉगली वेव, ठीक है, डी ब्रॉगली वेव, और इसमें ग्राफ वाले प्रॉब्लम, इसी में आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ग्राफ वाले प्रॉब्लम, जैसे कि करंट वर्सेस इंटेंसिटी, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, आपको ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ में किसका रहेगा, आई वर्सेस इंटेंसिटी, आई वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये कुछ ग्राफ है, तो तीन है। और वर्क फंक्शन पे इसमें जनरली क्वेश्चन क्या देता है कि ऐसे आपको टेबुलर फॉर्म में मान लीजिए 3-4 मेटल दे दिया, ए बी सी डी, और उसमें आपके वर्क फंक्शन अलग अलग दे दिए, phi1, phi2, phi3, बोलेगा इंसिडेंट एक लाइट है जिसका वेवलेंथ दे देगा या फिर जनरली फ्रीक्वेंसी दे देगा, बोलेगा कौन सा मेटल इसमें वर्क फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। तो बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, 100 रुपए आपको दिए जा रहे हैं मार्केट जाने के लिए, तो सब्जी आप कितने की खरीद सकते हैं भाई, घर से मार्केट जाने का कन्वेंस भी लगेगा, तो वही वर्क जो कन्वेंस है वो आपका वर्क फंक्शन है, तो जो बचेगा वही उसका काइनेटिक एनर्जी, यानी उतने की आप सब्जी खरीद सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एटम। अब एटम से आपका क्या पूछा जाएगा, एटम से सबसे पहले आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अब इसमें क्या आया था, जैसे आउटकम, जैसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है, इंपैक्ट पैरामीटर, ये छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं। फिर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। उसके बाद जैसे ही फेलियर की बात करेंगे तो जिसने फेलियर किया था फिर उसके बाद नया एटम आएगा, यानी कि बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन इसके सारे पोस्टुलेट अब याद रखेंगे, 3 पोस्टुलेट्स होते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात करेंगे, उससे पहले बोर रेडियस, वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, उसमें ही सारी चीजें कवर हो जाएंगी। और इसमें और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो आपके जनरली 5 कितने आते हैं, लाओ बाबा, लाइमन, बामर, पास्चन और ब्रैकेट और पीफंड, ये सारी चीजें उसमें कैलकुलेट करने का आता है, यानी कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन आपसे पूछा जा सकता है, टेस्ट मैक्सिमम पूछा जा सकता है इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो एटम से बिल्कुल खुला के आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट देखना है, फिर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन मॉडल ऑफ एटम देखना है, फिर बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑल पोस्टुलेट देखना है, फिर बोर रेडियस, वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी। एनर्जी के लिए भी आपको डेरिवेशन देखना पड़ेगा। अब इसमें आपको जनरली एनर्जी दे दिया गया है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम वाले पार्ट में कवर हो जाता था, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया गया, ठीक है। तो ध्यान रहे इन छोटी छोटी बातों को, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अगला चैप्टर न्यूक्लियाई है। अब न्यूक्लियाई में वैसे तो बहुत कुछ था पूछने को, लेकिन अब सारी चीजें तो डिलीटेड है, तो पूछेंगे क्या, पूछ लिया गया न्यूक्लियर डेंसिटी,
न्यूक्लियर डेंसिटी, यानी साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात भी कर सकते हैं इसमें, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब इसके बाद बचता क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स कर्व, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी एंड कर्व, और कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका बताया गया है इसमें, सिंपल आपकी मैथमेटिक्स, बस थोड़ी सी हार्ड कैलकुलेशन है जो आपकी टेस्ट होगी। ठीक है, फिर आता है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन, और इस पे जनरली आते न्यूमेरिकल हैं, क्योंकि अब आपके कुछ टॉपिक ऐसा कुछ बता नहीं है, रेडिएशन इंटीग्रेशन कुछ बचा नहीं है, तो न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। तो बस ये 3 चीजें आप देखेंगे रिवीजन करते हुए टाइम, ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। फिर आते हैं सबसे लास्ट और सबसे इजी और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, यानी कम से कम आपके 7 से 8 नंबर, 6 से 7 8 नंबर तो कैरी करता ही है, और सारा का सारा थ्योरेटिकल बेस्ड कुछ चैप्टर आता है। जो लास्ट चैप्टर है सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स। सबसे पहले इसमें जो आपको कवर करना है वो है बाइंडिंग एनर्जी गैप, डायग्राम, या फर्मी एनर्जी गैप भी कहते हैं, ऑफ मेटल्स, ऑफ टाइप्स ऑफ मैटर्स, मैटर्स मतलब आपके कंडक्टर भी आ गए और इंसुलेटर भी आ गए, सेमीकंडक्टर भी आ गए, एंड पी टाइप एंड एन टाइप। सेमीकंडक्टर का भी अलग से आपको एनर्जी बैंड डायग्राम बनाना पड़ेगा, एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, एनर्जी बैंड डायग्राम, बाइंडिंग एनर्जी गैप नहीं, एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम आपको मटेरियल्स में आपका कौन कौन सा होगा? कंडक्टर का भी, इंसुलेटर का भी, और सेमीकंडक्टर का। ठीक है, सेमीकंडक्टर, और पी टाइप एन टाइप का भी अलग। फिर उसके बाद इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसमें आपको डोपिंग भी पता होनी चाहिए क्या होती है, इम्प्योरिटीज क्या होती हैं, जिसमें आपको ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी क्या होती है। ठीक है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट दोनों आपको देखनी है। उसके बाद इसी में बैरियर पोटेंशियल पता होना चाहिए, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, और इसमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी। बाइसिंग का मतलब वही फॉरवर्ड एंड रिवर्स पास, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक साथ में। तो ये तो सेमीकंडक्टर के बारे में बात हो गई। अगर हम डिवाइसेस की बात करें इसी में, अगर हम बात करें डिवाइसेस की, तो अब ज्यादा कुछ तो बचा नहीं, सिर्फ रेक्टिफायर बचा हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो रेक्टिफायर में आपके दो ही हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। करना क्या है? सर्किट डायग्राम बनाना है, वर्किंग प्रिंसिपल बताना है, वर्किंग समझानी है, और आपको इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है, दैट्स इट।
यही सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, सारी की सारी चीजें आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आप अपना रिवीजन लिस्ट बना लीजिए जैसे हमने बताया आपको, और उसको टिक करते जाइए। आज आपका तो पीएड का पेपर है मान लीजिए मंडे को, और मंडे के बाद से आपका फ्राइडे जा रहा है, तो हमें 3 से 4 दिन मिल रहा है, राइट। 3-4 दिन में आप जितना हो सके बेटा दुनिया से मतलब थोड़ा सा समय, थोड़ा सा संन्यास ले लें, पढ़ाई पे लग जाएं, और जितना मैक्सिमम टाइम है पॉसिबिलिटी आप दे लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, और उसको कुछ भी आप पढ़ें उसको एक बार लिख के जरूर देखें। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर दे जब आंसर कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर का डर हमें बहुत कुछ रोक देता है। ठीक है, हम कर रहे हैं, कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं वो अलग बात है, बट सबसे पहले हमें यही घबराहट हो जाती है। तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, क्वेश्चन को ये जान लीजिए वो पूछ क्या रहा है आपसे। हम दिल्ली जाने का रास्ता पूछना, आप हमको मुंबई जाने का रास्ता बता रहे हो तो कैसे चलेगा। पहले सुन तो लो कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, ये दिल्ली। आप समझ गए कि दिल्ली नाम लिया तो दिल्ली ही जाना है, अरे पूछ तो लो कि दिल्ली से आया है कि जा रहा है भाई, कि दिल्ली होके जाना है। पहले क्वेश्चन पेपर को आप क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से समझिए, फिर लिखिए। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।